बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने हार्ट फेलियर के हवाले से जो मेजर इंट्रोडक्शन है उसको डिस्कस किया था कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, हाउ व्हाट आर द टाइप्स एंड हाउ कैन यू डायग्नोस द कंडीशन। जो बेसिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे बात करें वो ये याद रखने वाली हैं कि वंस हार्ट फेलियर इज डायग्नोस्ड इट हैज़ टू बी ट्रीटेड थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है जी, तो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होना इसका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो जो डैमेज जो हार्ट के टिश्यू को हो चुका वो तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। आपको सिर्फ जो फायदा होगा उसमें ये होगा कि थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी लाइफ की। जो बहुत ज़्यादा पेन था या बहुत ज़्यादा जो तकलीफ थी उसमें कमी आने के चांसेस होंगे और इस तरह से जो है वो पेशेंट को आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जो उसका जो एकदम से ये होता है कि जी सडन कार्डियक डेथ होके और एकदम से कार्डियक अरेस्ट होके पेशेंट दुनिया से चला जाए, उस चीज में बचत हो जाएगी। पीपल विल बी वेल अवेयर व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट is to be given at the end of the life of the patient. इसके अलावा फिर ये है कि इट्स इम्पॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर दैट अंडरलाइंग कॉजेटिव एजेंट शुड बी फोकस्ड। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट्स देखे थे। अगर तो वो पॉजिटिव एजेंट्स को आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो हार्ट फेलियर के अपनी जगह स्टे करने के बेहतर होने के तो चांसेस नहीं होते, वर्सन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या अगर आप अपनी जो मैनेजमेंट प्रॉपर कर लें तो वो अपनी जगह स्टे करेगा, तो वो स्टे करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, फिर कंडीशन वर्सन होना शुरू हो जाती है अगर पॉजिटिव एजेंट को रिमूव ना किया जाए। तो जो मेजर ट्रीटमेंट ऑप्शंस हार्ट फेलियर के हवाले से हैं, मेडिकेशन है, सर्जरीज हैं या मेडिकल डिवाइसेज हैं, उनके बारे में एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया जाएगा और उसके अलावा जो पैलिएटिव या एंड ऑफ लाइफ केयर होती है उसके हवाले से डिस्कशन होगा। अच्छा, इसमें जो है अगर आप ये देखें तो हमने 4 स्टेजेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पे अगर इन 4 स्टेजेस में आप देखें, जो स्टेज 1 हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं था ना। तो वो स्टेज प्लस जो इनिशियल जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, तो जो वो लोग जो कि हाई रिस्क पर हैं हार्ट फेलियर में जाने की, अभी उनको हार्ट फेलियर स्टार्ट नहीं हुआ, उनके लिए क्या है कि उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क फैक्टर रिडक्शन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी जो रिस्क फैक्टर है, यानी कि से फॉर एग्जांपल दे आर स्मोकिंग और दे आर टेकिंग अल्कोहल टू अ वेरी बैड लिमिट और अभी उनको हार्ट फेलियर हुआ नहीं है और वो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, तो अगर आप उनको ड्रिंक करने से मतलब कहें कि जरा मतलब लिमिट करना शुरू कर दें ड्रिंक को, पेशेंट को एजुकेट करें कि आगे जाके ये क्या क्या कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकती है। यूजुअली पेशेंट्स को उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसका जो एंड होता है वो बताया जाए। अच्छा, यूजुअली एक मेजर पेशेंट साइकी है जिससे आप लोग भी इत्तेफाक करोगे कि अगर आप सीधे सीधे बंदे को बोले मर जाओगे आप, तो वो सिंपली वो बोलेगा हाँ तो मरना तो सबने है ना, कहानी खत्म। वो उसके ऊपर आपकी जो बात है उस पर ध्यान नहीं देगा। बेसिकली आपको क्या बताना है कि आपको तकलीफ कितनी होगी, हाउ वुड यू बी एबल टू मैनेज दैट कंडीशन। ठीक है, हार्ट सांस लेने में दुश्वारी होगी, आपको ये करने में प्रॉब्लम होगा, आपको वो करने में प्रॉब्लम होगा। अगर आप उस तरह की सिचुएशन बताते हैं कि जी actually be practical about educating the patient what he is going to face after having these kind of things, so he must reduce the risk factors। ओबेसिटी कम करें, वैसे ही मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही होगी, चलते में सांस फूलता होगा, बाकी फ्रेंड्स की तरह से ऊपर नहीं चढ़ पाते होंगे, एक लिमिटेशन फील हो रही होती है, उसमें फिर डिजीजेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो वो चीजें बताने से जो है वो एक सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ जी ये कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको ठीक करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि अगर पेशेंट को से फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, तो इन चीजों को शुरू करवा दें। मतलब डायबिटीज का ट्रीटमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है। अगर तो हाइपरग्लाइसीमिया रहता है तो वो अगेन एक बहुत बड़ा हाइपरकोगुलेबल स्टेट है और वो फिर आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकता है। डिस्लिपिडीमिया हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, और वो हाइपरटेंशन अगेन उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन सब का मैनेजमेंट होना जरूरी है, वरना अल्टीमेट रिजल्ट हार्ट फेलियर ही निकल के आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज आ चुकी है, अभी सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए हैं।
से फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं बट उसको स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुकी है, या एरिथमिया का पेशेंट है, स्ट्रक्चरल डैमेज मौजूद है, एक फोकस बन गया जहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो एक्स्ट्रा बीट्स आ रही होती हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं आने शुरू हुए। तो ऐसी कंडीशंस अगर आ गई हैं तो आपने एस इनहिबिटर्स पेशेंट्स को स्टार्ट करा देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स जो है वो कुछ पेशेंट्स को स्टार्ट कराया जाता है। स्टेज सी सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, यानी हार्ट डिजीज स्ट्रक्चरल मौजूद है और आपको सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, तो एस इनहिबिटर्स या और बीटा ब्लॉकर सारे पेशेंट को स्टार्ट करा देते हैं आप इस लेवल पे। और साथ में फिर इनके जो है वो सोडियम की रिस्ट्रिक्शन शुरू कराते हैं, डायूरेटिक्स शुरू करा देते हैं। अगर बहुत एंड स्टेज हो गई है, हार्ट की बहुत ज्यादा बुरी हालत है, तो फिर डिजॉक्सिन भी स्टार्ट करानी पड़ती है, क्योंकि एंड स्टेज की जो डिजीज है उसको, यानी वो बेसिकली अगर आपका हार्ट बहुत ही कम काम कर रहा है तो हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूजुअली डिजॉक्सिन दी जा रही होती है। सो दिस इज बेसिकली द ट्रीटमेंट प्लान। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। मेडिकेशंस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जैसे कि बात की कि एस इनहिबिटर्स जो हैं वो फर्स्ट चॉइस है। जो इस्तेमाल हो रही होती है उसमें एनालेप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड कैप्टोप्रिल है। और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के पेशेंट की लाइफ को मतलब इंक्रीज करने में और मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बेहतर करने में बहुत हेल्प आउट करती है। वेजोडाइलेटर है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और हार्ट के ऊपर से जो वर्कलोड है उसे कम करती है। बाकी मोड ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सारी चीजें हम आप अच्छी खासी डिटेल में पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं, सो देयर इज नथिंग टू रिपीट अबाउट इट, बट बेसिकली आपको यहाँ पे हार्ट फेलियर में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो बताना मकसूद था। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट हमें पता है कि एस इनहिबिटर्स के क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं या क्या लिमिटेशंस हैं और वो क्या कंडीशंस हैं जिनमें आपको एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स स्टार्ट करनी पड़ती हैं। लोसार्टन, वेल्सार्टन इसकी ड्रग्स हैं। एस इनहिबिटर्स वाले ही इनके हैं इफेक्ट्स हैं और तमाम चीजें। हाँ, बस ये जरूर ख्याल रखने की होती है कि वो लोग जिनको एस इनहिबिटर्स से कोई रिएक्शन हो जाए या उनको वो बर्दाश्त ना कर सकें, उनको ARBs दिए जाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे कि आपको पता है कि अगर तो एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपको एंजियोटेंसिन 2 फिर मिलना शुरू हो जाता है ऑल्टरनेटिव पाथवे से, तो फिर आपको ARBs देने पड़ रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है आते आते एकदम से रिवर्स हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको फिर ARBs स्टार्ट कराने पड़ते हैं। ओके जी, बीटा ब्लॉकर्स जो हैं उसमें आपके पास है कार्बिडिलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड बीजोप्रोलॉल। हार्ट रेट को स्लो करते हैं। जब हार्ट रेट स्लो होता है तो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, वो एक फायदा है। रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर एज वेल। अच्छा, also limits or reverses some of the damage to the heart। अगर हार्ट डैमेज हुई भी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर हुआ हुआ है, प्रेजेंट है और हार्ट डैमेज हुई भी है, तो उसकी जो कंडीशंस हैं उसको रिवर्स भी करता है अगर रिवर्सिबल हूं तो। लेकिन अगर नहीं तो जो फर्दर डैमेज है उसको कम करने की कोशिश करता है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स को रिड्यूस करता है, नॉर्मलाइज की तरफ लेके आता है। अनएक्सपेक्टेड डाइंग जो है, जो अनएक्सपेक्टेड डेथ है, उसका जो क्या कहना चाहिए, जो उसका जो वो जो इसका जो एक क्या कहना चाहिए कि एक हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो सकती है अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उसके जो चांसेस हैं उनको बहुत डिक्रीज करता है। साइन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर को रिड्यूस रखता है, कंट्रोल में रखता है, ब्रेथलेसनेस वगैरह को कंट्रोल में लेकर आता है, और बाकी के जो सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हार्ट फेलियर को वर्सन कर रहे होते हैं, उनकी में इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। हार्ट के फंक्शंस को बेहतर करता है और लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। उसके बाद फिर डायूरेटिक्स हैं, फ्यूरोसिमाइड है, थायजाइड डायूरेटिक है, आपको मालूम है। सॉल्ट को अगर आपने बाहर निकालना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, अगर पेशेंट को जो है वो मुस्तकिल ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके लंग्स के अंदर पानी भर रहा है, जैसे हमने बात की थी पल्मोनरी एडेमा हो रहा है, तो उस चीज को जो है वो कंट्रोल करना, उसको ईज आउट करना, क्योंकि पानी ज्यादा निकल जाएगा तो लंग्स भी खाली हो जाएंगे। बेसिकली फ्लूइड ओवरलोड की वजह से लंग्स में पानी आ रहा होता है, तो वो अगर वो चीज होती तो रेस्पिरेशन जो है, वो ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी।
पोटेशियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि बेसिकली ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी कॉज करता है। अब ऐसी कंडीशन में यूजुअली साथ में जो ड्रग है वो दी जाती है एल्डेक्टोन, जो कि स्पाइरोनोलेक्टोन है, या एप्लेरेनॉन दी जाती है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो है, जो सिवियर अगर हार्ट फेलियर की है कंडीशन, तो उसमें ये पेशेंट हेल्प करती है पेशेंट को, लेकिन पोटेशियम टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। तो ये अगेन एक जरा प्रॉब्लमेटिक चीज है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आइनोट्रॉप्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभार ये होता है कि हार्ट जो है बहुत वीक हो जाता है और उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इतना डिक्रीज हो जाता है कि पेशेंट के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा हो। तो सिवियर हार्ट फेलियर की कंडीशन में इम्प्रूव करने के लिए हार्ट पंपिंग को आपको आइनोट्रॉपिक एजेंट्स देने पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है जी। डिजॉक्सिन जो है वो इसमें दी जाती है, स्ट्रेंथ जो है हार्ट मसल्स की उसको इंक्रीज करती है और हार्ट बीट को स्लो करती है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब आपका हार्ट प्रॉपरली फिल नहीं हो रहा होता तो उसकी एक रीजन ये भी होती है कि हार्ट का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, उसमें मतलब ये एक विशियस सर्कल है कि फॉर एग्जांपल आपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसने ब्रेन को कमांड दिया, ब्रेन ने हार्ट को कमांड दिया, हार्ट ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया इन इन द मतलब इसलिए कि शायद उससे मतलब तेजी से धड़केगा, ज्यादा ब्लड पंप हो जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गन्स को मिल जाएगी। नुकसान उसका ये होता है कि उसके नतीजे में अगर जो हार्ट बहुत तेजी से जब पंप कर रहा होता है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। यानी आप जो रेस्पायर कर रहे हैं उसको एक टाइम चाहिए और वो जो टाइम है वो 72 बीट्स पर मिनट है। कि अगर आपकी 72 बीट्स से लेके 80 बीट्स पर मिनट के अंदर हार्ट रेट रहता है तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन यानी ब्लड को ऑक्सीजन उठाने का, लंग्स में से ऑक्सीजन उठाने का टाइम मिल जाता है। वरना अब अगर फॉर एग्जांपल 120 बीट्स पर मिनट के हिसाब से यानी तकरीबन डबल के हिसाब से जो है वो नियरली डबल के हिसाब से जो है अगर हार्ट बीट कर रहा है तो उसी हिसाब से जितना डबल हुआ है उतना ही हाफ कर दें ऑक्सीजन सैचुरेशन का टाइम कम हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है ब्लड जो पंप हो भी रहा है वो मेजरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा होता है। तो वो अगेन वो एक फर्दर जो कंडीशन है, जो हाइपोक्सिया की कंडीशन पूरी बॉडी में जनरेट हो रही है उसको फर्दर वर्सन कर रहा होता है, मतलब फायदा नहीं दे रहा होता। तो आपकी जो डिजॉक्सिन है वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है लेकिन साथ में हार्ट रेट को थोड़ा सा डिक्रीज करती है ताकि जो ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। उसके अलावा फिर रिड्यूसेस दी हार्ट फेलियर सिम्टम्स यानी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर खुसूसियत से जो है उसके अंदर वो उसको कम करता है, अगेन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की जो चीज आती है। हार्ट रिदम में अगर प्रॉब्लम है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर हार्ट रेट स्लो कर रहा है तो इसका मतलब फिब्रिलेशन का मतलब क्या है, फिर हार्ट रेट इज गोइंग अबव 100 बीट्स पर मिनट तो उसको आप एट्रियल फिब्रिलेशन कह रहे होते हैं। सो उसमें फायदा देगा। मल्टीपल ड्रग रिजीम यूजुअली इस्तेमाल की जा रही होती है। उसमें साथ में आप नाइट्रेट्स दे रहे होते हैं चेस्ट पेन के लिए, क्योंकि अगर पेशेंट को चेस्ट पेन फील हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड जो है वो उसके अंदर वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, तो वेजोडाइलेशन की जरूरत पड़ रही होती है ताकि पेशेंट के उस डैमेज पोर्शन को जो है वो ब्लड ठीक से मिल सके। तो उसके लिए जो है वो वेजोडाइलेटर के तौर पर नाइट्रेट्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, ये एडजंक्ट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इन ड्रग्स को हार्ट फेलियर की मेडिसिन के तौर पे देते हुए एडिशनली ये चीजें दी जा रही होती हैं। स्टैटिन्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं ताकि जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। इन द रिजल्ट जो कोलेस्ट्रॉल की कमी के रिजल्ट में जो है ब्लड जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट भी होगा, जिसमें जो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से जो थिकनिंग आ गई है वो। इन केस अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज की मेडिसिन भी, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो फेयरली कंट्रोल लेवल में रहे, ताकि अगेन वो भी ब्लड थिकनिंग करवा रहा होता है तो उस चीज को भी कंट्रोल करना जरूरी है। हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो जाती है, अगर इन केस हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाती है तो उसमें फिर मजीद एडिशनल चीजें जो इस्तेमाल होती हैं वो ये कि यही जो तमाम चीजें इस्तेमाल हो रही हैं अभी वो सारी की सारी जो है वो पेरेंटल पे चली जाती हैं, क्योंकि पेशेंट ओरली लेने के काबिल नहीं रह रहा होता है। साथ में उसको नेबुलाइजेशन कराई जा रही होती है क्योंकि उसकी जो सांस का जो है प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही होती है।
साथ में ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल नहीं हो रही होती है तो फिर CPAP लगाना पड़ता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं ताकि पेशेंट को आप स्टेबलाइज कर सकें, ये वो तमाम ट्रीटमेंट हो रही होती है। आइनोट्रोपिक एजेंट के हवाले से बात कर लेते हैं हम। जो डिजिटालिस है वो इसका जो मेजर ड्रग है डिजिटालिस है। मोड ऑफ एक्शन जो है इसका वो कुछ इस तरह से है कि पोटेशियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन is by reversible binding to the subunit of the sodium potassium ATPase pump। अच्छा, हो क्या रहा है कि आपको ये तो पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, यहीं पे कहीं पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके साथ जो है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है। पोटेशियम जो है उसको अंदर आना होता है, पोटेशियम जो है वो 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, इसके नतीजे में सोडियम जो है वो 3 सोडियम जो है वो बाहर जा रहे होते हैं। तो अच्छा वो अच्छा इसके साथ फिर एक और जो पंप लगा हुआ होता है वो कैल्शियम का पंप होता है और वो कैल्शियम को बाहर मूव करवाता है। कब करवाता है ये? जब एक्शन खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। वरना इसकी ऑपोजिट कंडीशन हो रही होती है, जो आपका जो सोडियम पंप है वो सोडियम को अंदर ला रहा होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। फिर कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो भी ओपन हुए हुए होते हैं, साइमल्टेनियसली ओपन होते हैं और कैल्शियम भी अंदर आता है फॉर द पर्पज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ATPase, अच्छा अब इसको अगर हम रीड आउट करें तो क्या है कि पोटेशियम अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द रिवर्सिबल बाइंडिंग टू द सब यूनिट ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase जो है वो आता है सेल के साथ, ठीक है। फिर बोथ सोडियम एंड कैल्शियम आयंस एंटर कार्डियक मसल सेल ड्यूरिंग ईच डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है आपको मालूम है कि ये वाला प्रोसेस है। इसके बाद फिर आपको मालूम है कि जो कार्डियक मसल की ये है। अब ये जो आप स्ट्रोक आया था इसी टाइम पे, जैसे कि हमें मालूम है कि ये एक जो टाइम है, इसको अगर हम ये वाला फेज है इसको अगर हम 1 कह रहे हैं तो ये वो टाइम है जिसमें सोडियम प्लस कैल्शियम दोनों पंप्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम क्योंकि फास्ट है इसलिए रैपिड जो डीपोलराइजेशन जो रैपिड अपस्ट्रोक है वो आता है, और कैल्शियम चूंकि स्लो है तो वो थोड़ा टाइम लेता है ओपन होके और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने में। ये वो टाइम है कि इसके दरमियान में पोटेशियम चैनल्स ओपन होके पोटेशियम ये जो फेज है, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम ओपन होके पोटेशियम का आउटफ्लक्स शुरू हो जाता है। लेकिन वो फिर जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि कैल्शियम जो पंप है, जो कैल्शियम चैनल से जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है वो टेक ओवर कर लेता है और उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको एक प्लेटो मिल जाता है, ईस्ट डिपोलराइजेशन। कैल्शियम एंट्री ट्रिगर्स कॉन्ट्रैक्शन, इट देन इज रीसीक्वेस्टर्ड बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलर कैल्शियम, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बाहर से कैल्शियम आ रहा था उसके बाद जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम पड़ा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाता है। ATPase and also removed by the cell by sodium and potassium। अच्छा एक और जो चीज है कि सोडियम जो मूव होता है वो होता है ATPase से बाहर जाता है, ठीक है। लेकिन एक और जो पंप है यहाँ पे मौजूद होता है जो कि कैल्शियम को बाहर निकालता है। जो मेम्ब्रेन के ऊपर एक पंप मौजूद होता है जिसको हम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर कहते हैं, ठीक है जी। और इस कैल्शियम एक्सचेंजर में क्या होता है कि ये कैल्शियम जो है वो बाहर की तरफ भेजता है और सोडियम को अंदर लेकर आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एक्सचेंजर है एंड द सार्कोलेमल कैल्शियम ATPase, कैल्शियम ATPase भी एक और पंप है। इनहिबिशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम ATPase बाय कार्डियक ग्लाइकोसाइड रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द सोडियम एक्सट्रूजन, ठीक है, एंड अ राइज इन द साइटोसोलिक सोडियम व्हिच रिड्यूसेस द एबिलिटी of sodium calcium exchanger to extrude calcium during myocytic repolarization, which reduces calcium efflux and repeated entry of calcium,
ठीक है जी। अब उसके नतीजे में ये होता है कि जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बंद हो जाता है तो क्या है, सोडियम जो है वो सेल के अंदर ज्यादा रहेगा। जब सोडियम ज्यादा रहेगा तो उसके नतीजे में जो सोडियम क्या जो कैल्शियम की जो इफ्लक्स है वो भी रुक जाएगी। दोनों सूरतों में क्या होगा कि सोडियम और कैल्शियम दोनों ज्यादा देर रहेंगे तो उसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्शन जरा फोर्सफुल हो पाएगी। अब ये चीज करवाने के लिए जो है आपका ये पूरा जो आपका जो कार्डियोग्लाइकोसाइड है वो काम करता है। किस तरह से काम करता है कार्डियोग्लाइकोसाइड, याद रखिएगा कि एटीपीएस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ये बंद करवा देता है और उसके नतीजे में आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये बढ़ाता है। लेट्स गेट बैक टू, तो ये क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की इनहिबिशन होती है जिसके नतीजे में सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंट्रैप रह जाता है और नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। हाफ लाइफ इसकी 36 आवर्स है, किडनी से एलिमिनेट होता है 2/3 इन दी इंटैक्ट फॉर्म, बाकी का सारा जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लार्ज है, इसका अक्यूमुलेट करता है इन द मसल्स, 65 to 80% एब्जॉर्ब होता है आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन। हाफ लाइफ जो है वो लॉन्गर है डिजॉक्सिन की डिजिटालिस के मुकाबले, सॉरी डिजॉक्सिन के बारे में था ये सारा ऊपर का। हाफ लाइफ मच लॉन्गर किसकी, डिजिटॉक्सिन की, एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज इन द लिवर, जबकि जो डिजॉक्सिन था वो 2/3 कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा था, जबकि डिजिटॉक्सिन जो है वो एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है, एलिमिनेट होता है फ्रॉम किडनी एंड बाइल एज वेल, तो यानी स्टूल से भी एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस के यूजुअली जो है आपका जो डिजॉक्सिन है और डिजिटॉक्सिन है दोनों में फर्क जो है वो एक तो हाफ लाइफ का है, दूसरा इसकी मेटाबॉलिज्म का है, तीसरा जो है वो एक्सक्रीशन का है। सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, हार्ट फेलियर विद एट्रियल फिब्रिलेशन है, इनमें आप यूजुअली डिजिटोलिस इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। ठीक है जी। एरिथमियास कॉज करता है, ऑब्वियस सी बात है। जो अगर आप हम बात कर रहे हैं कि टैकीकार्डिया जो है एरिथमिया है, तो जो ब्रेडिकार्डिया है वो भी एरिथमिया है। अगर बहुत ज्यादा हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट के ऊपर अगर हार्ट रेट चला जाता है तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, दैट्स अगेन एन एरिथमिया। तो एरिथमिया होगा, एनोरेक्सिया हो जाता है यानी वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग रहता है, इसमें हेडेक हो जाता है, फटीग होती है, कंफ्यूजन एंड ब्लड विजन। डिजिटालिस की जो टॉक्सिसिटी है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस की वजह से होती है, हाइपोकैलीमिया करता है, हाइपरकैल्सीमिया कॉज करवाता है, हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज कराता है। इंटरैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट जो ड्रग्स हैं, ग्वानिडीन हो गया, वीरापेमिल हो गया, एम्यूडेरोन हो गया, उसके साथ जो है वो पार्टिस जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या है कि बेसिकली जो क्विनिडीन ये तमाम ड्रग्स जो हैं ये उसी प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं जिसके साथ डिजिटालिस सर्कुलेशन में बाइंड करता है। सो ये अगर ड्रग्स जो हैं वो इसके साथ compete करती हैं डिजिटालिस के साथ, डिस्प्लेस करा देती हैं उसको। आपको मालूम है जैसे मैंने बताया कि अगर 90% ड्रग प्रोटीन बाउंडेड है तो आप इतनी डोज दे रहे होते हैं ताकि वो 90% प्रोटीन बाउंड होने के बाद थोड़ी सी फ्रीली अवेलेबल हो जाए और फिर वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर सके। अब अगर उसके साथ में दूसरी ड्रग दी जा रही है जो उसको डिस्प्लेस कर देती है तो वो 90% बाउंड होने के बजाय अगर 80% भी बाउंड हो रहा है तो आपके पास जो फ्री है वो 90%, पहले 5% या 10% था, अब 20% अवेलेबल हो गया। तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी आएगी। ठीक है, तो इंटरेक्शन इस तरह से हो रहा है। दूसरा, एक्सक्रीशन के टाइम पे भी वही चीज हो रही है कि अगर तो उसके बाउंडेड प्रोटीन से जो है रिमूव करा दिया था, उसी तरह से किडनी के भी टाइम पे ये ड्रग्स जो है वो compete करती हैं डिजिटालिस के साथ। अगर अच्छा अगेन अगर जब प्रोटीन से उसको कराया था, डिस्प्लेस कराया था, तो उसका मतलब है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, तो किडनी से एक्सक्रीशन के टाइम पे भी वो पहले निकल जाती हैं, उसको पीछे छोड़ जाती हैं। नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि सीरम लेवल जो है वो एक्सक्रीशन के पार्ट पे भी बढ़ जाता है डिजिटालिस का, दैट लीड्स टू डिफरेंट इंटरेक्शंस। फिर हाइपरकैलीमिया करता है, हाइपरकैलीमिया जो है वो प्रिवेंट करता है टॉक्सिसिटी बाय काउंटर एक्टिंग दी इफेक्ट्स ऑफ डिजिटालिस, यानी कि इंटरेक्शन में आता है कि अगर आपने पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देंगे तो वो क्या करेगा कि इसकी जो डिजिटालिस के इफेक्ट्स हैं उनको काउंटर कर देगा। किस तरह से काउंटर करेगा
कि अगर आप ज्यादा पोटेशियम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो जो एक्टिविटी है कि सोडियम का इंट्रैपमेंट हुआ है वो चीज खत्म हो जाएगी, सोडियम बाहर हर सूरत में सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप से बाहर निकलेगा, यानी पोटेशियम ज्यादा बाहर होगा तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जिसको डिजिटैलिस ने इनहिबिट किया हुआ है वो फिर से फंक्शनल हो जाएगा और नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि पोटेशियम का इन्फ्लक्स होगा, तो जो एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं जो डिजिटैलिस की वजह से वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑल राइट। इसके बाद फिर एक चीज जो और बतानी थी वो मैंने आपको वो ये बतानी थी, एक फिगर मैं मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैंने सोचा था मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी, इसमें डिजिटैलिस के हवाले से ही है कि एक ड्रॉ नहीं हो पा रही, एक मिनट है, हाँ जी, ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे हम कार्डियक आउटपुट रख लेते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर है वो तो ये, ठीक है जी। अच्छा, अब ये नॉर्मल हो गया, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है, ठीक है, हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन कहाँ पहुंच जाती है, या, ठीक है, ये अनट्रीटेड हार्ट फेलियर है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इसमें जरा सा ये रखूं, पॉइंट ये है हमारा पॉइंट ए, ठीक है जी, और ये है पॉइंट बी। अब ये जो फॉल आ रहा है बेसिकली, ये फॉल क्यों आ रहा है, ये इनिशियल रिडक्शन इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू एफर्ट मेड बाय एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट मेंटेनेंस, ठीक है जी, यानी कोशिश करके जो हार्ट है वो अनट्रीटेड हार्ट जो है वो इतने तक पहुंचा देता है, तो दिस इज बेसिकली the effort of the heart cells to increase the end diastolic pressure, जब पूरी फोर्स लगा के पंप कर रहा होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इतनी बुरी हालत है पेशेंट की तो हम पेशेंट को डिजिटैलिस देते हैं, ठीक है जी। डिजिटैलिस देने के नतीजे में क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो ये आ जाती है, ठीक है जी। जब हार्ट की एक्टिविटी ये आ जाती है तो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो ये बड़ी मेहनत करके जो मतलब हार्ट एफर्ट कर रहा था, तो एंडास्टोलिक प्रेशर डिजिटैलिस की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पॉइंट डी के ऊपर आ जाता है, ठीक है जी, ड्यू टू दी, और यहाँ से ये इंप्रूवमेंट आती है, ये वाली जो इंप्रूवमेंट है ये आती है ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटैलिस, ठीक है जी, और ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ये है ट्रीटमेंट विद डिजिटैलिस। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है कि जो फॉल आता है वो एंडास्टोलिक प्रेशर में वो जो नॉर्मल है वो यहाँ तक आएगा, यानी अब क्या होगा कि जो डिजिटैलिस देने के नतीजे में ये जो पॉइंट बी है ये रेज होके पॉइंट ई के ऊपर आ जाएगा और ये इस तरह से इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपके हार्ट की एक्टिविटी में। तो ये डिजिटैलिस की बेसिकली कार्डियक एक्टिविटी थी जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि डिजिटैलिस देने की वजह से बेसिकली आपका हार्ट ऑब्वियसली नॉर्मल तक तो नहीं पहुंच पाएगा लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इस कंडीशन में आ जाएगी।
इसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं जो कि जैसे मेडिकल डिवाइस है। इसके बाद फिर अगर फॉर एग्जांपल मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं, तो व्हाट यू हैव द ऑल्टरनेटिव इज द सर्जिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। अच्छा जी, जो पहली चीज है जो आप कर सकते हैं, या जो इंटरवेंशन है जो आप कर सकते हैं, वो है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास। सिवियरली ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं अगर, और पेशेंट जो है वो सर्वाइव करने की बिल्कुल हालत में नहीं है, तो यूजुअली आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी जगह से, यूजुअली लेग से लेते हैं, लेकिन आर्म से भी ले सकते हैं, एब्डोमेन से भी, कोई सी भी आर्टरी लेकर, और उसका जो है आप बाईपास बना देते हैं, ताकि जो है आपका, से फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आर्टरी है, ठीक है जी, इस जगह पे ब्लॉक हुआ है फुल टाइम, ठीक है जी। आपने क्या करना है, ब्लॉक बाईपास किस तरह से बनाएंगे आप, जो दूसरी वेसल लेंगे वो यहाँ से लेके इसको यहाँ पे मिला देंगे। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, और ये इस तरह से जो है वो आपका बाईपास बन जाएगा। यूं करके ये बाईपास तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये है बेसिकली जो वो आपकी जो है जो नई वेसल है वो कर रही होती है आपके लिए, ठीक है जी। तो ये तो आपका कॉर्नरी आर्टरी बाईपास हो गया। उसके बाद फिर आपके पास एक और जो तरीका है वो ये है कि जी आप का अगर पेशेंट को जो पीछे रीजन है वाल्व का इशू आ रहा है, तो फॉल्टी जो वाल्व है उसकी रिपेयर कर दी जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए। अगर रिप्लेस वो नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता है, तो वाल्व की रिप्लेसमेंट की जाए। पहले ये होता था कि पूरा ओपन हार्ट सर्जरी करके ये काम किया जाता था। आजकल जो है वो थोड़ा बेहतर टेक्निक आ गई है, तो अब ये जो है वो जो आपका जो एंजियोग्राफी का जो मेथड है, जो पेरिफेरल परक्यूटेनियस जो आप ट्रीटमेंट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, उसी के थ्रू ही आप जो है वो वाल्व रिप्लेसमेंट की भी एक्टिविटी हो जाती है। बट डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है और उसका जो सर्वाइवल का चांस है वो कितना है, ये तमाम चीजें देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही रैंडमली हर किसी को जो है वो आप उठा के सजेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। इसके लिए बाकायदा पूरी मेडिकल कार्डियक जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी टीम बैठती है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये इसकी जरूरत पेशेंट को है या नहीं है। इम्प्लांटेबल कार्डियोवैस्कुलर, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, डिफिब्रिलेटर। अच्छा, ये बेसिकली जो है वो आईसीडी जो है डिवाइस, वो पेसमेकर की तरह की होती है। पेसमेकर जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं कि स्किन का फ्लैप उठा के हार्ट के जस्ट ऊपर जो एसए नोड की जो जगह होती है वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं। वो आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती रहती है, और जब भी जरूरत होती है वो वहां पे एक एडिशनल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेसमेकर जो है वो प्रॉपर पेस मेंटेन नहीं कर रहा, तो वो वहां पे एक अपना एडिशनल इनपुट दे देती है, जिसके नतीजे में आपका हार्ट जो है वो दोबारा काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, वो डिवाइस इस तरह की है कि आपको उसको बॉडी से निकालना नहीं पड़ता, बल्कि उसी में ही एक उसके साथ एक सेंसर होता है। आप उसको सेंसर के साथ अटैच करते हैं, तो वो आपको बता देता है कि जी फलाने, फिर से फॉर एग्जांपल फॉलो अप 6 महीने के बाद रखा है पेशेंट का, तो 6 महीने के अंदर पेशेंट को कितनी मरतबा वो डिवाइस इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल उसी तरह से अब नई जो है वो डिफिब्रिलेटर भी आ गया। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये डिफिब्रिलेटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ऊपर से, हार्ट के ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी जाती है, और वो जो है वो हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके नतीजे में हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, उसी तरह जैसे ऐसे नोट की तरह, पेसमेकर की तरह उसको चेस्ट के ऊपर लगा दिया जाता है इम्प्लांट। जब वो आपके हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहता है, जब जरूरत होती है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, ताकि आपका जो हार्ट है वो काम करता रहे और वो एकदम से एक्टिविटी उसकी खत्म ना हो जाए। कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी है या बायोवेंट्रिकुलर पेसिंग है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं लोअर चेंबर को, यानी वो नीचे की साइड पे लगाया जाता है, वेंट्रिकल्स की साइड पे, और फिर वहां से जो है वो एक्टिविटी होती है, ताकि फिर आपके जो दोनों तरफ का जो हार्ट है वो सिंक्रोनाइज तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। अगर एक तरफ कर रहा है दूसरी तरफ नहीं कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपको दोनों साइड पे करवाने में हेल्प आउट कर रही होती है। अच्छा जी, फिर वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है, ये भी अगेन वेंट्रिकल्स को असिस्ट कर रही होती है, देखती रहती है, मॉनिटर करती रहती है, और अगर जरूरत पड़े तो वेंट्रिकल्स को एक्स्ट्रा पंप भी दे देती है ताकि वो इस्तेमाल कर सकें।
यूजुअली ये पहले सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होती थी कि उस वक्त तक के पेशेंट को जिंदा रखा जा सके जब तक कि हार्ट डोनर ना मिल जाए और हार्ट बाईपास ना हो जाए, लेकिन अब इसको बाईपास सर्जरी के अलावा भी लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लास्ट जो तरीका है वो यही है कि आपकी जो है वो हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, क्योंकि हार्ट अगर इतना बुरी हालत में आ चुका है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इंप्रूव करता है सर्वाइवल, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंप्रूव करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि आप आजकल जिस तरह से बहुत ज्यादा चल रहा है कि जी आप बच्चों को अगवा करें और उसका जो है वो हार्ट निकाल के किसी बूढ़े आदमी को लगा दें। सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने की जरूरत है कि किस एज ग्रुप का है, कहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। यूजुअली आजकल इसको जो है वो बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है, सोसाइटी में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। उस चीज को खत्म करना जरूरी है। नई चीज अभी आज ही जैसे मैं देख रही थी कि एक बायोनिक हार्ट बना दिया गया है, जिसको जो बिल्कुल नॉर्मल हार्ट की तरह चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आप जो है वो एक बायोनिक हार्ट जो है वो बॉडी में इम्प्लांट कर दें, ताकि वो अपना काम करता रहे। तो उससे फिर एटलीस्ट ये होगा कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं एटलीस्ट उनको भी एक स्टॉप मिल जाएगा। तो अभी ये रिसेंटली ही आया है कि 3-3.5 साल से ये रिसर्च जारी थी और अब जो है वो उन्होंने प्रॉपर फंक्शनिंग हार्ट जो है वो बना लिया। इसमें फर्दर जो है वो 5 से 6 महीने और लगाएंगे उसकी टेस्टिंग में, और उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। काफी महंगा है बट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट जो है हमारे पास ये होता है कि पैलिएटिव या जो एंड ऑफ लाइफ केयर होती है वो। इसमें कोशिश ये की जा रही होती है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स हैं उनके घर पे बताया जा सके कि जी आप घर पे ही कर लें। यूजुअली जो पैलिएटिव के जो लोग होते हैं वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो तकरीबन मरने वाला मरीज होता है वो ये चाह रहा होता है कि उसका आखिरी वक्त उसके घर वालों के साथ, उसके प्यारों के साथ गुजरे। तो उस सूरत में जो है पैलिएटिव जो केयर है वो उस तरह से दी जाती है। दो तरीके होते हैं, या तो आप घर पे अगर घर पे देख सकें पूरी नर्सिंग केयर के साथ आप घर पे पेशेंट को रखें, मैनेज करें और वहीं पे, ताकि उसका जो आखिरी वक्त है वो घर वालों के दरमियान में पूरा हो सके, एक बाइज्जत तरीके से वो दुनिया से जा सके। दूसरा जो चीज है वो ये है कि अब अगर किसी के पास घर में देखभाल करने के लिए नहीं है तो स्पेशलाइज नर्सिंग होम्स होते हैं, जहाँ पे एंड ऑफ लाइफ या जो पैलिएटिव केयर है वो प्रोवाइड की जा रही होती है। हॉस्पिटल में भी हो सकता है, होम एट होम ज्यादातर होता है। फिर साथ में उसमें पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल और जो स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज हैं, वेलबींग्स हैं, उनको देखने की कोशिश की जा रही होती है। पेशेंट को इमोशनली स्टेबलाइज किया जा रहा होता है, उसको प्रिपेयर किया जा रहा होता है कि ही और शी इज अबाउट टू डाई। उनको ये तमाम चीजें बताई जा रही होती हैं, यूजुअली मजहब से करीब करने की कोशिश की जा रही होती है, वट एवर दैट रिलीजन दे आर फॉलोइंग, कि उसको मैं अपनी इबादत में उनका ज्यादा टाइम लगे और वो सारी चीजें। हाँ, जो उनको जो मसाइल हो रहे हैं बेहतर ये करें कि जो मतलब जो चीजें जो बहुत तकलीफ दे हो रही हैं, जैसे पेन हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, उसकी टाइम टू टाइम उनको ट्रीटमेंट मिलती रहे। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक वगैरह मिल जाए, मतलब टाइम लाइफ को थोड़ा सा एटीज किया जा सके। इसमें इसके अलावा एडवांस जो डायरेक्टिव्स हैं वो पेशेंट से ले लिए जाते हैं, या ताकि वो ये हो कि भाई आप पहले ही बता दो, जब आप अपने यहाँ बारे में बोलने के लायक नहीं रहोगे तो हम आपको उस वक्त देख लेंगे। तो उसमें ये कि जी आप एडवांस लाइफ सपोर्ट पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट पे जाने में जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि बाद में एक टाइम के बाद लोग कहते हैं कि जी अब इनकी डेथ हो चुकी है, आप मशीनें बंद करवा दें। वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि यू हैव टू डिसाइड द डेथ ऑफ योर लव वन बाय योरसेल्फ। सो उसमें जो आपका जो पेशेंट है वो अगर पहले से ही डिसाइड कर ले कि जी अगर ऐसी कंडीशन है तो मुझे एडवांस लाइफ सपोर्ट पे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। वेंटिलेटर हो गया, डायलिसिस हो गया, सीपीआर करवा रहे होते हैं लोग। एंड में ये हालत हो जाती है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है, सीपीआर करने के चक्कर में 2-3 ड्रिप्स तोड़ देते हैं लोग। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बचाना, डिफिब्रिलेशन करानी है नहीं करानी है, वो तमाम चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये पेशेंट जो है वो अपना खुद ही लिख के दे देता है कि जी, या उससे जो रिलेटेड लोग हैं उससे पूछ के लिख के दे देते हैं कि जी आपको इस तरह से लेके चलना है या नहीं लेके चलना। तो उसके हिसाब से बाय द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट जो है वो पैलिएटिव वाले जो उस चीज को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, और पेशेंट के घर वालों को या जो उनका जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एंड रिजल्ट यूजुअली हार्ट फेलियर का यही होता है जब भी हम एंड ऑफ लाइफ के हवाले से इसको डिस्कस करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो कि हाउ टू डील विद अ पेशेंट ऑफ दिस कंडीशन। यू शुड बी वेरी वेल मेंटली प्रिपेयर्ड कि आगे क्या होने वाला है। होने तो सबके साथ एक ही वाला है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट
person and everybody else is known that that person has no future, किसी भी time पे उसके साथ कुछ हो सकता है. So this was all about what I wanted to tell you about the heart failure. Hopefully आपको ये चीजें समझ में आएंगी. कोई चीज जो कि प्रॉब्लम कर रही हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर दीजिएगा. Thank you so much for being with me. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.